जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल में। तो सॉरी फॉर दैट, उस दिन जब हम लाइव क्लास ले रहे थे तो वो वीडियो हमारे यहाँ से हमने तो चलानी शुरू कर दी, हम पढ़ाना शुरू कर दिए, पर बार बार मैसेज आने लगे कि सर क्लास नहीं चल रही, क्लास नहीं चल रही। अगली क्लास चल रही थी, वो मतलब प्राइवेट हो चुकी थी वो वीडियो, वो सिर्फ मेरे फोन पे चल रही थी और कहीं चल ही नहीं रही थी। तो इस वजह से उसको सही करने के चक्कर में वो सब तो सही किया फिलहाल, और थोड़ा सा काम करना था सेंटर पे, यहाँ स्टूडियो पे जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग बढ़ाई मैंने, थोड़ा काम किया, जिस वजह से क्या कहते हैं थोड़ा टाइम लग गया, इधर 2-3 दिन तक वीडियो नहीं आई। बट आज आप लोगों के लिए वीडियो आ चुकी है, 8 बज चुका है। फटाफट वीडियो को शेयर कर दो और एक बार कमेंट में बोल दो जय हिंद, ठीक है। बाकी आगे अगर हम बात करें तो आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको एसएसटी का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। मोस्ट ऑफ द ये क्या कहते हैं एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो बहुत सारे लोगों बच्चों के क्या कहते हैं एग्जाम एसएसटी का पेपर है कल या परसों में, तो वो इस चीज का मतलब क्या कहते हैं वो हाफ ईयरली नहीं क्या बोलते हैं प्री बोर्ड का एग्जाम है, तो उसको इसको देख के आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं और ये बोर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आज मैं आपको क्या कहते हैं इसका बता दे रहा हूं, आप चिंता ना करिए, मैं एसएसटी भी पढ़ा दूंगा, लेकिन एसएसटी आपको हफ्ते में एक बार मिलेगी, बड़ी वीडियो आ जाएगी, पर हफ्ते में एक बार एसएसटी करा दूंगा। बाकी रेगुलर वीडियो में अब रेगुलर रहेगी, मैथ और साइंस की चलेगी। हम साइंस पूरा कर रहे थे, साइंस पूरी कर रहे, फिर हम मैथ्स की तरफ आते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एसएसटी की वीडियो होगी वो कब मिलेगी, हफ्ते में एक बार मिल जाएगी, और बाकी साइंस और मैथ्स आपको रेगुलर मिलती रहेगी। तो ये चीज आपको समझ आ चुकी होगी, और अगर ये आ चुकी है तो आइए आगे बढ़ते हैं। साइंस में अगर मैं एसएसटी सोशल साइंस में अगर मैं बात करूं तो सोशल साइंस एसएसटी में एक लेसन, जो पहला लेसन है मतलब हमारा, वो लेसन है नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये लेसन किसी को समझ आता ही नहीं है, मतलब लड़का कहता है हर बार यही कहता है कि सर ये लेसन नहीं समझ आता, तो इसकी चिंता ना करो, मैंने उस लेसन का वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। नीचे आप डिस्क्रिप्शन लिंक जब खोलोगे तो वहां पर आपको क्या कहते हैं मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी, उसका कि नेशनलिज्म इन यूरोप का, तो उस पर क्लिक करोगे तो आपको वो वीडियो आराम से मिल जाएगी और आपको नेशनलिज्म इन यूरोप अच्छे से समझ आ जाएगा। अब रही बात नेशनलिज्म इन इंडिया, तो उसको मैं आज यहाँ करा दे रहा हूँ अच्छे से, बहुत ही डिटेल्ड में, एक एक चीजें, हालांकि मैंने प्रीवियस वीडियो में उसे भी कराया, बट आज जो चीजें जब भी नहीं होगी तो उसमें कुछ ना कुछ नई जानकारी आपको सामने आपकी आएगी। तो चलिए करना शुरू कर देते हैं, आइए देखते हैं। कॉपी पेन निकाल लो, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट डाटा है, मैंने आपके लिए पूरा नोट्स वगैरह तैयार कर लिया है, तब जाकर के आपके सामने आते हैं अच्छे से पढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास चैप्टर का जो नाम है वो नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया। अब इस नेशनलिज्म इन इंडिया में इस चैप्टर में मैं आपको अगर बताऊं तो आपको पढ़ना क्या है, इस चीज को आप गौर से समझो। सारे इवेंट हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे, सारे इवेंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से आना फिक्स है, आना फिक्स है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटली पढ़ना किसके बारे में, तो हमें गांधी जी के बारे में पढ़ना है। टोटली किसके बारे में पढ़ना है, गांधी जी के बारे में पढ़ना है। सॉरी, कंप्लीट लेक्चर होगा ये किसके बारे में, गांधी जी के बारे में होगा, और इसी पे हमें कंप्लीट डिस्कशन करनी है। थोड़ा सा मतलब इंक वो डाल दूं, इंक डाल दूं मार्कर में, फिर हम ये कवर करते हैं पूरा। बाकी तब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दो, और थोड़ा सा मैं क्या करूं, सब इतना सारा कुछ सब अकेले मैनेज करना रहता है, तो इस वजह से लेक्चर वगैरह डिले हो जाते हैं, बट मैं कोशिश करूंगा कि अब लेक्चर डिले ना हो और रेगुलर मिल जाए आप लोगों को, ठीक है। चलिए कहते हो सर ये तो आप रोज कहते हो, हर बार कहते हो कि मिल जाए, लेकिन मिलता कहाँ है आपका। चलिए कोई नहीं, क्या बताऊं मैं। चलिए गांधी जी, अब अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर पूरी चीज है एक स्टोरी के फॉर्मेट में, एक स्टोरी के फॉर्मेट में आपको पढ़ाऊंगा और अच्छे से आपको सारी चीजें समझ आती है। बस आप अगर हमें सुन लेते हो तो आपका पूरा कंप्लीट चीज तैयार हो जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये चैप्टर स्टार्ट कहाँ है, तो ये चैप्टर स्टार्ट है 9 जनवरी, ये चैप्टर स्टार्ट है 9 जनवरी 1915 से। सर यहाँ पर क्या हुआ था, सो यहाँ पर यह होता है गांधी जी बैक टू इंडिया, गांधी रिटर्न टू इंडिया, गांधी रिटर्न, सारी चीज लिखते चलना, ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखवाएंगे नहीं, सारी चीज हम आपको समझा देंगे। गांधी रिटर्न टू इंडिया, गांधी रिटर्न टू इंडिया। इस दिन 9 जनवरी 1915 को गांधी जी इंडिया आए थे। कहां से आए थे, तो एक बात समझ लो, गांधी जी साउथ अफ्रीका डरबन में थे। गांधी जी कहां थे, साउथ अफ्रीका डरबन में थे। इस डे को एज अ एनआरआई डे,
एज अ एनआरआई डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे को एज अ एनआरआई डे सेलिब्रेट किया जाता है, या प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। एक नंबर में कभी पूछा जा सकता है तो पूछ लेंगे। अब आपको मैं बता दूं गांधी जी गए क्यों थे साउथ अफ्रीका, तो आपको मैं बता दूं ये किसी गुजरात में किसी एक व्यापारी था, कोई व्यापारी था, उसके केस मतलब उसका कोई व्यापार का कोई केस था, उस केस के सिलसिले में ये कहा साउथ अफ्रीका गए थे। तो सर ये केस के सिलसिले में क्यों गए थे, तो गांधी जी प्रोफेशनली क्या थे, उनका जो प्रोफेशन था वो वकील का था, वो एडवोकेट थे। तो एडवोकेट जो थे वो उसी प्रोफेशन में गए थे। जरा एक मिनट बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, एक मिनट। हाँ बस एक्चुअली में ना पास पड़ोस में लोग हैं, तो ये पड़ोसी के लड़के सब वो हल्ला कर रहे थे, मतलब रो रहे थे। रोए तो तुम्हारी अभी देख लेना तो डांट दिया। खैर अब यहाँ पे देखो ये गांधी जी वापस आ चुके। मैंने बताया था कि गांधी जी उस सिलसिले में कहा अफ्रीका गए थे। अफ्रीका में इनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, वो इंसिडेंट क्या होता है ये समझते हैं। गांधी जी फर्स्ट क्लास का टिकट लेते हो, ट्रेन में बैठते हैं और वो जा रहे थे प्रेटोरिया से डरबन की तरफ जा रहे थे। वहां एक जगह है प्रेटोरिया से डरबन। प्रेटोरिया से डरबन जब ये जा रहे थे गांधी जी, तो इनके साथ क्या होता है कि एक अंग्रेज जो होता है गांधी जी को उतार देता है और बहुत इंसल्ट करता है। कहता है कि यू ब्लडी इंडियन, आप मतलब यू पुअर पीपल, ऐसे करके बहुत सारी उल्टी सीधी गालियां और भद्दे भद्दे कमेंट पास करता है। मतलब रेसिज्म की बात करता है कि मतलब तुम काले, तुम ऐसे कैसे चढ़ सकते हो इस ट्रेन पे, जबकि उनके पास लीगल टिकट था। तो ये चीज देखा वहां अफ्रीका में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि अफ्रीका भी एक कॉलोनी था ब्रिटिश की। तो गांधी जी ने वहां पर क्या किया, सत्याग्रह चलाया और उस चीज में बहुत सक्सेस हासिल हुई उन्हें, और वहां पर उनको मतलब क्या कहते हैं जीत हुई। अब ये चीज आपको मैं बता दूं, जैसे मान लो आप कहीं गांव से हो, अगर कहीं शहर में कोई काम छोटा मोटा काम भी कर दो तो आपके गांव में एकदम बड़ा बवाल हो जाता है कि अरे वो लड़का वहां पे इतना बवाल काट रहा है। ऐसे गांधी जी का हो गया, साउथ अफ्रीका में इन्होंने एकदम हीरो बन गए वहां पे, तो इंडिया में इनकी और ज्यादा तारीफ होने लगी। बताओ साउथ अफ्रीका में गांधी जी एकदम हीरो बन गए हैं, कोई वो नहीं, अंग्रेजों को हिला दिया ये वो। तो कहा गांधी जी को इंडिया आना चाहिए, इंडिया में भी तो अंग्रेज है, इनकी भी तो वाट लगानी चाहिए। तो फिर गांधी जी लौट के आते हैं कब, ये अब समझ आया गांधी जी कहाँ गए थे। अब गांधी जी आते हैं इंडिया में, अब काम करना शुरू कर देते हैं। चलिए आपको बताते हैं अब यहाँ पे क्या होता है, पूरा एकदम डिटेल में बैकग्राउंड है। चलो देखिए 1916 में एक होता है एनआरआई, ये क्या कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, आईएनसी, क्या आईएनसी सेशन होता है। क्या होता है, आईएनसी सेशन होता है। अब इस आईएनसी सेशन की अगर मैं बात करूं तो ये कब होता है, 1916 में होता है। तो इस मतलब हर साल मतलब क्या कहते हैं, ये गेट टुगेदर सेशन है। आईएनसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, लिख लीजिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। कब बना था, 1885 में बना था। कहते ये वही कांग्रेस है जो आज के टाइम पे, हाँ ये वही कांग्रेस है जो आज के टाइम पे, जिसका जो निशान है वो पंजा है हाथ का, रैपट मारेंगे ऐसे करके वाला, ठीक है। तो 85 है। तो ये आईएनसी का हर साल एक गेट टुगेदर मीटिंग होती थी, इसकी हर साल गेट टुगेदर मीटिंग होती थी। तो वही मीटिंग 1916 में हो रही है। और इस आईएनसी का सेशन हो कहाँ रहा, तो ये लखनऊ में हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है, लखनऊ में, जहां से मैं पढ़ा रहा हूं, यहीं पे ये सेशन हो रहा था। अच्छा इस सेशन में मुझे भी बुलाया गया था, लेकिन मैं कैसे चला जाता भाई, आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम चल रहा था, तो हम भाई आप लोगों को पढ़ाने में बिजी थे। तो हमने फोन किया, उनका सॉरी गांधी जी बाद में आएंगे, आप तब तक इस सेशन को निपटा लीजिए, हमारे बच्चे उनको तो हमें पढ़ाना है। तो गांधी जी कहे हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो अब इस सेशन में होता क्या है, क्यों तुमको क्या लग रहा है हम झूठ बोल रहे हैं, नहीं भाई क्या बात करते हो, खाऊं तुम्हारी कसम, खाऊं, ऐसे कैसे हो गया भाई, झूठ कैसे बोल दूंगा। तो लखनऊ में सेशन होता है। इसी लखनऊ में गांधी जी से कौन मिलने आता है, तो गांधी जी से एक बंदा मिलने आता है, उसका नाम रहता है राजकुमार राव। राव कौन बोल रहा है, राजकुमार राव नहीं, शुक्ला, राजकुमार शुक्ला मिलने आता है। राजकुमार राव मूवी बनाता है। ये राजकुमार शुक्ला आता है गांधी जी से मिलने। अब ये गांधी जी से जब मिलने आता है तो कहता क्या, ये राजकुमार शुक्ला था कहां से, तो ये बिहार से था। ये आता है, मिलता है और गांधी जी से अपनी प्रॉब्लम बताता है। कहता है गांधी जी हमारे बिहार में एक जगह है चंपारण में एक खेती होती है जिसे बोलते हैं नील की खेती या इंडिगो कल्टीवेशन या नील की खेती की अगर हम बात करें गांधी जी, तो यहाँ इतनी दिक्कत है कि पहले तो 1/10 मतलब 3 कठिया मतलब टैक्स लगाते हैं पूरा भर के, 3/20 टाइम मतलब इतना टैक्स लगाते हैं। फिर उसके बाद उस नील की खेती से हमारी मतलब फेफड़े, मतलब नील की खेती जो होती है जिससे कपड़ा रखते यही होता है, उससे मतलब स्वास्थ्य के मतलब हेल्थ पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, हेल्थ पे बहुत पड़ता है। उससे इंसान जो है मतलब लंग्स का पेशेंट हो जाता है, मरीज बन जाता है।
तो बहुत सारी बीमारियां होती है, और साथ में खरीदने के लिए भी वो दाम कौन डिसाइड करेगा? जैसे कोई चीज अगर तुम बना रहे हो तो उसका दाम तुम ही डिसाइड करोगे कि इसको कितने का बेचोगे। लेकिन अंग्रेजों ने अपना अलग हिसाब बना रखा था। क्यों? बनाने में, यानी इसको उगाने में, इसकी खेती करने में कितना पैसा लगा? 100 रुपए। ठीक है, हम इसको 50 में खरीदेंगे, तो वो 50 में खरीदते थे। ऐसे करके मतलब जबरदस्ती चल रही थी, तो बहुत लूट थी। तो इससे गांधी मतलब ये सब बहुत परेशान थे, यहाँ के किसान पीजन। तो ये सारी बात गांधी जी को सुनाई, गांधी जी ने सुना और कहा ठीक है हम जरूर आएंगे। गांधी जी, अब यहाँ से चैप्टर, असली में चैप्टर स्टार्ट होता है। ये इतना बैकग्राउंड था। अब यहाँ से गांधी जी को समझ आ जाता है सारी चीजें। अब आता है 1917 लिखे चंपारण सत्याग्रह। क्या लिखिए? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। अब इस 1917 में चंपारण सत्याग्रह समझ आया। गांधी जी चंपारण बिहार जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं? क्या कहते हैं? सत्याग्रह करते हैं, और इस सत्याग्रह से इस मूवमेंट को जीत लेते हैं और फाइनली इस मैटर को सुलझा देते हैं कि हाँ अब इंडिगो कल्टीवेशन नहीं होगा, और इस पे ये जो 3/20 टैक्स जो लगता है, ये टैक्स भी नहीं लगेगा। लोग बहुत खुश होते हैं और ये मूवमेंट पूरी तरह से सक्सेसफुल होता है गांधी जी का, और गांधी जी काफी इससे ज्यादा मतलब प्रभावित भी होते हैं, और गांधी जी की पकड़ भी मजबूत बनती है। अब आगे अगर बात करें तो अब इसी के बाद अगला मूवमेंट है, वो है तुम्हारा 1918 में। ये मूवमेंट है 1918 में। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये मूवमेंट तुम्हारा चलेगा, क्या कहते हैं, 1918। अब 1918 में क्या होता है? तो क्योंकि चंपारण सत्याग्रह ये जो मामला था, ये वाला तो आराम से इनका हिट हो गया। अब लोगों का मतलब क्या कहते हैं, पूरे भारत में वाहवाही होने लगी कि गांधी जी वहां गए थे, ये काम किया था, बढ़िया सक्सेस हुआ। अब यहीं पे क्या हुआ, एक मामला फंस जाता है 1918 में अहमदाबाद में। कहां पे? अहमदाबाद में। ये क्या था? मिल स्ट्राइक का था। मैं थोड़ा सा इधर का साफ कर दूं, इस तरफ लिखूं तो ज्यादा सही रहेगा। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। इसकी अगर हम बात करें तो ये कितना होगा तुम्हारा, आइए देखते हैं। इस पे लिखिए अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो अहमदाबाद, 1 मिनट रुक जाओ। चलिए, अरे कोई नहीं, आइए देखिए। अब यहाँ पे 1918 क्या है? अहमदाबाद। अहमदाबाद। अब अहमदाबाद में क्या होता है? तो यहां पर ये दूसरा सत्याग्रह था गांधी जी का। अब अहमदाबाद में क्या होता है? एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, मतलब कपड़े की मिल होती है, मतलब कपड़े की एक फैक्ट्री होती है। वहां जो लेबर होते हैं वो कहते हैं हमारी सैलरी बढ़ाओ। वहां जो लेबर होते हैं वो लेबर कहते हैं हमारी सैलरी बढ़ाओ, और मालिक कहता है नहीं नहीं बढ़ाएंगे। मालिक कहता है नहीं नहीं बढ़ाएंगे। अच्छा, वो ब्रिटिश कंपनी थी। अब क्या कहते हैं, इसमें बड़ा बवाल हुआ। क्या कहते हैं, लेबर हड़ताल कर दी है और मालिक भी अपना अलग ही टसन में है। अब होती है एंट्री कहाँ इसमें? गांधी जी की। मामला कितने का था आइए समझाते हैं। लेबर डिमांड कर रहे थे कि हमको 40% इंक्रीमेंट दो। लेबर डिमांड कर रहे थे 40% इंक्रीज दो। जो ऑनर था वो कह रहा था बस 30% देंगे, इससे 1 पैसा ज्यादा नहीं देंगे, कर लो बेईमानी, जो करना है कर लो। अब गांधी जी पहुंचे, गांधी जी ने इनको भी समझाया, गांधी जी ने इनको भी समझाया। कहा एक काम करो, सुनो, मिल ऑनर यानी मिल के मालिक, अगर ये वर्कर चले गए तो तुम्हारी वैसे ही मिल बंद हो जाएगी, करोगे क्या? तो एक काम करो, बढ़ो। तो इनको 5% बढ़ा दिया। इनको 5% बढ़ा दिया तो ये कितने पे आ गए? 35 पे आ गए। बाकी इन वर्कर को समझाया कि सुनो, अगर इन्होंने नहीं बढ़ाया तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तो तुम काम कैसे करोगे? तो तुम्हें मान जाओ, तो तुम 40 की डिमांड छोड़ दो, तुम 5% कम हो जाओ, तुम 5% माइनस हो जाओ। तो ये भी 5% माइनस हो, तो ये 35 पे आ गए। 35 पे डील डन हो गई और फिर गांधी जी यहां भी हीरो बन गए। यानी ये मूवमेंट भी सक्सेस रहा। और फिर इसी वक्त जस्ट ये मार्च में हुआ है, मार्च या अप्रैल में ही जस्ट एक तुरंत और मूवमेंट हो जाता है। उस मूवमेंट का नाम था 1919 में हुआ, उसका नाम था खेड़ा। ये भी गुजरात में ही है। यहां पर क्या हुआ था? तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर फसलें बर्बाद हुई थी। यहां पर क्या हुआ था? फसल क्रॉप फेल्योर हुआ था। यहां पर क्या हुआ था? क्रॉप फेल्योर, फसल बर्बाद हो गई थी। अब उस टाइम पे चलता था, क्या कहते हैं, लैंड टैक्स चलता था, मतलब लैंड रेवेन्यू टैक्स चलता था। मतलब जो कर होता है, टैक्स होता है, वो दिया जाना रहता है कि खेती हो या ना हो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब अंग्रेज लोग पीछे पड़े, नहीं टैक्स दो। किसान कह रहे, पीजन कह रहे हम टैक्स कैसे दे दे भैया, जब खेती ही नहीं हुई, फसल बर्बाद हो गई है,
तो हम टैक्स कैसे दे दें? अब अंग्रेज कहे नहीं हम तो नहीं जानते, अब तो आपको तो टैक्स देना पड़ेगा। अब फिर ये मामला हुआ तो गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां भी पहुंचते हैं, और जब वहां पहुंचते तो वहां पर भी इस मामले को हैंडल कर लेते हैं दोनों लोग। और इसी जगह पे जो वल्लभ भाई पटेल थे, इनको सरदार, अपने पूरा नाम इनका जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तो सरदार इनका कोई ये सरदार नहीं थे ना, ये पंजाब के थे तो ये गुजरात के ही। और सरदार ऐसा ये पगड़ी भी नहीं बांधते थे, तुमने देखा होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल मतलब ऐसा नहीं पग बांधते हैं, ऐसे नॉर्मली थे। तो सरदार कैसे फिर? तो सरदार का मतलब होता है भाई, गुजरात में सरदार का मतलब भाई या ऐसे बोलते हैं। तो वहां की गुजरात की महिलाओं ने या खेड़ा की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को खुश होकर के, क्योंकि ये मूवमेंट सक्सेस हो गया था क्योंकि इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो उनको खुश होकर के सरदार का टाइटल दे दिया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरदार का टाइटल सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन दिया था? तो खेड़ा की महिलाओं ने दिया था, ये वुमेन्स ऑफ खेड़ा। ठीक है, अब ये तुम्हारा पूरा मूवमेंट एकदम चल रहा है, 1918 आ गया। अब ये सब चलते चलते अंग्रेज एकदम परेशान है कि आखिर ऐसा चल क्या रहा है कि मतलब गांधी जी एकदम रोल मॉडल बनते जा रहे हैं और भाई उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है, और फिर एक तरफ मतलब कहीं ना कहीं गांधी जी पॉपुलर तो हो ही रहे। अब इसका चिड़ जो है अंग्रेजों में मचने लगी कि आखिर कैसे इसको रोका जाए, आखिर कैसे इसको रोका जाए। अब इस चीज को रोकने के लिए इन्होंने मतलब बढ़िया, क्योंकि गांधी जी जो सत्याग्रह कर रहे थे, मैं समझाता हूँ सत्याग्रह था क्या। क्या कहते हैं, नॉन वायलेंसिक पाथ ऑफ ट्रुथ, नॉन वायलेंसिक पार्ट ऑफ ट्रुथ। तो ये इनका सत्याग्रह का मतलब क्या कहते हैं पार्ट था कि हम मतलब वायलेंस नहीं करेंगे और क्या कहते हैं सच के रास्ते पे चलेंगे, हंगर स्ट्राइक कर देंगे, भूख हड़ताल कर देंगे और ये सब करके हम अपना काम करेंगे। तो तुम कहते हो सर इसमें कौन सा बात है, वो माने या ना माने? तो फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है इसलिए कि जैसे मान लो तुम्हें 10 लाठी मारनी, मारो। अगर 10 लाठी मारनी है मारो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। और अगर हम मर गए तो पूरा बवाल कट जाएगा, क्योंकि गांधी नॉर्मल आदमी नहीं थे। गांधी जी के पीछे बहुत पूरी इंडिया थी, पूरी फैन फॉलोइंग थी उनकी। तो इसलिए इनके पीछे फिर दिक्कत था। अच्छा, जब आप कोई मतलब वायलेंस करते हो तो सरकार आप पे एलिगेशन भी लगा सकती है कि हाँ भैया तुमने ये तोड़ फोड़ किया, तुमने ये किया, इसलिए हम तुमको अरेस्ट कर रहे हैं, तुमको मार रहे हैं। गांधी जी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था, तो फिर लीगल एक्शन भी नहीं ले सकते। तो इस वजह से सारे मूवमेंट सक्सेस होते थे। तो इसी को देखते हुए ये लोग एक लॉ लाते हैं, उस लॉ का नाम रखते हैं रॉलेट एक्ट। क्या नाम रखते हैं उसका? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ये कब आता है? तो ये 1919 में आता है। ये कब आता है? 1919 में आता है। रॉलेट एक्ट आता है 18 मार्च 1919 में। 18 मार्च 1919 में आता है, सॉरी 18 मार्च 1919 में आता है। अब इस रॉलेट एक्ट में क्या लिखा था ये मैं समझाता हूँ आपको। ये रॉलेट एक्ट एकदम अलग ही बना दिया। रॉलेट एक्ट को ऐसा बना दिया मतलब जैसे एकदम कठोर, मतलब के मतलब एक वो शासक, ऐसा शासक, ये एक ऐसा राजा कि मतलब जैसे वो तानाशाह, एकदम वो वाला सिस्टम हो गया, हिटलर टाइप। कहा इसमें ये चीज लिखी कि हम किसी को भी मतलब क्या कहते हैं बिना किसी वजह के, बिना किसी वारंट के हम किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। दूसरा चीज, हम उसको अरेस्ट करके जेल में यानी इम्प्रिजनमेंट कर सकते हैं, जेल में रख सकते हैं, जब तक चाहे तब तक रख सकते हैं। तीसरी कि हम इसको मतलब बिना मतलब ट्रायल यानी कहने का मतलब इस पे कोर्ट कचहरी का काम भी नहीं होगा कि ये गिल्टी है कि नहीं गिल्टी। ये पुलिस आपको पकड़ती है, सजा कौन देता है? कोर्ट देता है। कोर्ट डिसाइड करती है यू आर गिल्टी और नॉट गिल्टी, आप दोषी हो या नहीं दोषी हो। तो ये ट्रायल ही नहीं होगा, हम जब तक चाहेंगे तब तक पकड़ के रखेंगे। दूसरी बात क्या कहते हैं ये कि आप 4-5 लोग इकट्ठे चल नहीं सकते, गैदरिंग नहीं कर सकते, समूह बना करके कहीं रह नहीं सकते। तो ये सारी चीजें इसमें आ गई। अब इस चीज के खिलाफ मतलब इसको काला कानून कहा गया। इसको क्या कहा गया? काला कानून कहा गया कि ये कौन सी तानाशाही, मतलब इस लेवल का काम कैसे कर सकते हो। मतलब ये वही बात हो गई ना, रास्ते में मान लो तुम जा रहे हो, तुमको पुलिस वाले देखे, पकड़ लिए, गाड़ी में बिठा लिए। तुमने कहा क्यों पकड़ा मुझे? तो वो कह रहे बस तुम अच्छे नहीं लगे, मुझे सही नहीं लगा, तुम सही से चल नहीं रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तो तुमने कहा अच्छा ठीक है चलो मैं तुमको कोर्ट में देखूंगा। कह रहे ना ना ना, इसमें कोर्ट तो होता ही नहीं है, हम तुमको 2 साल 4 साल जब तक चाहेंगे तब तक रखेंगे। तो यही था रॉलेट एक्ट, यही था। समझे कि नहीं समझे? अलग ही लेवल का इनका चलता था, पता नहीं कौन सा नशा करके बनाते थे ये लोग कानून। अब इस कानून के चलते बड़ा विरोध हुआ। और इस कानून को मतलब क्या कहते हैं इसको चैलेंज करने के लिए लोगों ने सोचा क्या करें, क्योंकि जैसे मूवमेंट करने के लिए या सत्याग्रह करने के लिए बहुत दिमाग लगाया अंग्रेजों ने। कहते 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, सत्याग्रह या मूवमेंट करने के लिए कई सारे लोग चाहिए होते थे, हजारों लोग चाहिए होते थे, और मेन मास्टरमाइंड थे गांधी। तो गांधी जी पे नजर सबसे पहले रखे थे। करो चाचा तुम कुछ फिर बताए तुमको तो गांधी जी पे नजर ये लोग रखे ही थे। अच्छा, लोगों ने क्या सोचा कि एक काम करते हैं, इसी में अप्रैल महीने में
ये क्या कहते हैं, अप्रैल में एक मेला पड़ता है बैसाखी का। बैसाखी का एक मेला पड़ता है पंजाब में, बैसाखी का एक मेला पड़ता है पंजाब में। तो कहा वो तो हमारा मतलब कल्चर का पार्ट है, वो तो हमारा मेला है, उसको कैसे रोक लेंगे, हम वहां जाएंगे, इकट्ठे होंगे और वहीं से मूवमेंट की शुरुआत करेंगे। तो ये लोगों ने प्लान बनाया था। अच्छा, ये भनक लग जाती है अंग्रेजों को। अंग्रेज सबसे पहले किसको पकड़ता है, सोचो, सबसे बड़ा लीडर कौन था इनका, गांधी जी। गांधी जी को पकड़ के पंजाब की जेल में बंद कर देता, कह रहे चलो तुम पहले चलो, तुम ही ज्यादा उत्पात मचा रहे हो। लेकिन अब गांधी जी बंद हो गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना गांधी जी अकेले थे, गांधी जी के पीछे और लोग थे। अब जो मिशन होने को तय हो गया वो तो होगा ही होगा। तो अब सभी ने डिसाइड कर लिया कि हाँ हम तो इकट्ठे होंगे और मूवमेंट करेंगे जरूर। तो अब ये बात तय हो गई कि अप्रैल में बैसाखी के मेले में, तो अब ये है डेट है 13 अप्रैल का दिन था और बैसाखी का मेला लगा हुआ था, यहाँ पर फेयर था। यहीं पे क्या कंडक्ट होता है, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग इंसिडेंट यहीं पे कंडक्ट होता है भाई। कई सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए, बीबी बच्चे, छोटे छोटे बुजुर्ग, मतलब छोटे छोटे बुजुर्ग बता रहा हूँ, बड़े बड़े बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे, बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। अब पता चलता है कि यहाँ पर जब इकट्ठे होते हैं कई सारे लोग होते हैं, इसी वक्त जनरल ओडायर आता है। जनरल ओडायर कहता है इस एरिया में मार्शल लॉ लागू है। मार्शल लॉ यानी जो ये रॉलेट एक्ट लाए थे, इसमें ये लिखा गया था कि 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठे खड़े नहीं हो सकते। आज भी वो लॉ है, मतलब इंडिया में उसे क्या कहते हैं, धारा 144 कहते हैं। धारा 144 यानी आर्टिकल 144 जिस जगह पे लगा दिया जाता है वहां पर 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। ये इलेक्शन टाइम पे या किसी ऐसे टाइम पे लगाया जाता है कि ताकि दंगा फसाद ना हो। तो ये आकर के बोला का आर्टिकल, मतलब ये क्या नाम है इसको, अरे बोला अभी तो बोला था, हाँ इस पे ये इम्पोर्ट मार्शल लॉ, क्या मार्शल लॉ इम्पोर्ट है, इस जगह पे लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर इकट्ठे नहीं हो सकते। लोगों ने कहा क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते, ये हमारा कल्चर का पार्ट है, हम तो इसमें इकट्ठे होंगे। उसने कहा ठीक है, हम 3 सेकंड का टाइम देते हैं, जिसको भागना है भागे वरना हम गोली चला देंगे। लोगों को लगा कि ये सिर्फ धमकी दे रहा है, मतलब ऐसे कैसे लोगों पे गोली चला देगा, ना हमने कोई वायलेंस किया ना हमने कुछ किया, हम तो पीसफुल तरीके से अपने मेले में बैठे हैं, अपना हम बात कर रहे हैं, हम किसी को क्या परेशान कर रहे हैं। इतनी सी ही बात थी और जनरल ओडायर अपनी ट्रूप के साथ आएगा, कई सारे सोल्जर्स के साथ आया था और सभी ने अपनी पोजीशन ली, बोला टेक पोजीशन एंड ओपन द फायर। सीधा ओपन फायर कर दिया, लोगों पे धड़ 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 गोलियां चली, हजारों लोग, रिकॉर्ड डाटा बताता है कि 1200 से 1300 लोग मारे गए उसमें। लेकिन यकीन मानिए बहुत लोग मारे गए थे, ये कम था। इतने सारे लोगों को वहीं उसी जगह पे मार दिया गया। वहां माना जाता है कि एक कुआं था, उस कुएं में जान बचाने के लिए लोग मतलब कई सारे लोग उस कुएं में कूद गए। यकीन मानिए वो कुआं लाशों से पट गया, सब जान बचाने के लिए उसमें कूदे, वो पूरा कुआं लाशों से पट गया पूरा, इतना भयानक। आज भी कभी जाइएगा, ये कहाँ पे है, तो ये जलियांवाला बाग अमृतसर में है, ये अमृतसर में जलियांवाला बाग है, वहां पर जाइएगा। आज भी वो मेमोरियल है, वहां पर गोलियों के निशान आज भी बने हुए हैं दीवालों पे, उस जगहों पे। वो कुआं भी है वहां पर, वो दिखाई पड़ता है कि किस तरह से उन लोगों ने अत्याचार किया था, बहुत बुरी तरीके से मारा। अब ये देख करके मतलब हर किसी का खून खौल उठा कि आखिर इतना कैसे, हम अपने देश में, अपने लोग अपनी जगह अपनी जमीन पे, फिर भी हम सुरक्षित नहीं है, इतना कैसे हो सकता है। अब सब बौरा गए एकदम से। अच्छा, सिख कम्युनिटी के लोग ज्यादा थे तो वो एकदम से आसमान पे चढ़ गए कि अब तो कुछ बवाल करेंगे। अच्छा, अब बवाल ज्यादा होने लगा तो गांधी जी भी मतलब छोड़ दिए गए, गांधी जी को भी जेल से छोड़ दिया गया। अब गांधी जी जब बाहर आ गए जेल से, समझना गौर से, तो अब गांधी जी ने सोचा कि अब यही सही मौका है। इसी वक्त एक इंसिडेंट और हो जाता, वो इंसिडेंट हमारा कौन सा था, वो इंसिडेंट है खिलाफत मूवमेंट। सारी चीजों को ध्यान से चलते रहना, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, तो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1919 में। 1919 में ही अली ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था, अली ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था। अब ये अली ब्रदर्स कौन थे, तो शौकत अली, मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद अली, शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों भाई थे, इन्होंने ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था। अब ये मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुआ था तो मैं आपको बता दूं, इस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है। ये जो टाइम पीरियड है 1919, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड माना जाता है 1916 से लेकर 1920 तक, 4 साल तक का टाइम पीरियड था। तो इस बीच में चल ही रहा। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो इस वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश ने टर्की पे हमला किया और टर्की के जो क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव थे या वहां के जो
मेन हेड थे, उनको खलीफा या कैलिफ कहा जाता था, उनको प्रिजनमेंट कर लिया, मतलब जेल में बंद कर दिया और बहुत हैरेस किया, मतलब उनको बहुत डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से उनको मारा पीटा, मतलब बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया। अच्छा, वो जो टर्की के वो जो कैलिफ थे या जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे, ये कैलिफ का मतलब होता उत्तराधिकारी, अल्लाह का उत्तराधिकारी, यानी मुस्लिम वर्ल्ड के लोग या जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे वो उनको एज अ अल्लाह का ही मतलब एकदम पार्ट मानते थे कि अल्लाह के उत्तराधिकारी या सक्सेसर हैं। अब इस वजह से पूरी दुनिया के मुस्लिम भड़क गई और इंडिया के भी मुस्लिम भड़क गए। अब मतलब इंडिया में पहले कौन सिर्फ हिंदू मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा था, जलियांवाला बाग के बाद सिख मूवमेंट में आ गया, फिर उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ तो फिर खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ, मुस्लिम्स भी आ गए। अब हिंदू मुस्लिम सिख ये तीन इकट्ठे हो गए। अब तुम सोच रहे हो सर चार, चौथा ईसाई है, अरे उन्हीं से तो लड़ रहे थे, अंग्रेज कौन है, क्रिश्चियंस है, तो उन्हीं से तो लड़ रहे थे हम। तो ये एक साइड, ये तीन एक साइड हो गए। अब गांधी जी ने सोचा बहुत अच्छा ऑप्शन है, और यहीं पे गांधी जी ने क्या स्टार्ट कर दिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। गांधी जी ने क्या स्टार्ट कर दिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। अब इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बहुत अच्छे से इन्होंने, गांधी जी ने इस चीज को देखा और कहा कि अब सही वक्त है, क्योंकि कोर इंडिया, पूरा इंडिया तैयार है। कब स्टार्ट हुआ था तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो यह हुआ था 1 अगस्त, ये आपसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 1 अगस्त 1920 को ये स्टार्ट हुआ था। 1 अगस्त 1920 को ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, और इतना बेहतर तरीके से स्टार्ट हुआ, मतलब बाहर से जरा एक मिनट चलिए, ये मेरा खाना भी बन रहा है ना बगल में, सब कुछ अकेले करना पड़ता है ना, इसीलिए। चलो, अब ये 1 अगस्त 1920 में ये क्या कहते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और मैं आपको बता दूं ये इतना सक्सेसफुल मूवमेंट रहा, शहरों में तो बहुत अच्छा रहा, गांव में पहुंचने लगा तो गांव में, शहरों में तो सिर्फ मेल्स ही चलते हैं, गांव की महिलाएं बढ़िया, लेडीज आराम से बढ़िया धोती होती बांधी आराम से लेके बेलन चैला कुलचा लेके चढ़ गई है, तेरी अंग्रेजों को मारो भगाओ, ऐसे क्या हुआ, कपड़े जलाए जाने लगे, बहुत सारी चीजों का बहिष्कार होने लगा। और नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या था ये समझाते हैं। नॉन कोऑपरेशन हिंदी में कहते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन मतलब हम आपके साथ कोऑपरेट ही नहीं करेंगे, हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। किसमें, टैक्स नहीं देंगे, बिल नहीं पेमेंट करेंगे, पढ़ाना छोड़ देंगे, पढ़ना छोड़ देंगे, नौकरी छोड़ देंगे, टाइटल लेना छोड़ देंगे, टाइटल देना छोड़ देंगे। ये सारी चीजें होने लगी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर। यकीन मानिए, रविन्द्रनाथ टैगोर, वो क्या कहते हैं, गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि, टाइटल दिया गया था, गांधी जी ने उसे क्या कहते हैं छोड़ दिया और कहा कि हमें ये चीज नहीं चाहिए, वापस लौटा दी। बहुत सारे लोगों ने अपना टाइटल लौटा दिया, कई सारे लोगों ने अपनी नौकरी, सरकारी नौकरी जो करते थे ब्रिटिशर्स के यहाँ, उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। कई सारे लोग जो वकालत करते थे कोर्ट में जाकर के, उन्होंने वकालत छोड़ दिया। कई टीचर जो थे सो सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे, उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया, पेड़ के नीचे तख्ती लगा करके या क्या कहते हैं ब्लैक बोर्ड लगा करके पढ़ाना शुरू कर दिया। समझ गए, ये सारी चीजें होनी शुरू हो गई और ये पूरी तरह से कंप्लीटली चलना शुरू हो गया और आराम से फुल तरीके से, फुल फ्लेज्ड आराम से ये मामला चल गया। हमें लगता है बाहर कोई लड़ाई होगी, पर कोई मतलब नहीं है, आप पढ़ते रहें, होता रहता है ऐसा सब। क्या ही बताऊं मैं, अब इतना ज्यादा वो आइसोलेटेड नहीं, वरना आवाज तो बिल्कुल ना आती, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, अब ये इतने तरीके से मतलब हो गया ना, बहुत अच्छे से सक्सेसफुल चलता रहा। अब अंग्रेज सोच रहे हैं आखिर इसको रोके तो रोके कैसे, रुकने का नाम नहीं ले रहा। गांव गांव में ये मूवमेंट एकदम पॉपुलर हो गया, हर जगह पे एकदम ये मूवमेंट चल चुका था। और ये मूवमेंट अब कहाँ पहुंचा, तो नागपुर, कानपुर, मुंबई, सतारा, मतलब हर जगह ये पहुंच चुका था। अब ये मूवमेंट कहाँ पहुंचा है, यूपी। और यूपी में तुम जानते हो बवाली लोग होते हैं, एकदम बवाल टाइप के। यूपी में कहाँ पहुंच गया, गोरखपुर। अब ये मूवमेंट गोरखपुर पहुंचा था, यहीं पे एक इंसिडेंट होता है, चौरी चौरा इंसिडेंट। क्या, चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा की घटना। ये कब होती है तो आइए मैं बता देता हूं आपको। तो चौरी चौरा इंसिडेंट को 5 फरवरी 1922, यानी 2 साल मूवमेंट बहुत तगड़े से चला एकदम से। अब ये मूवमेंट कहाँ पहुंच चुका है, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में एक जगह चौरी चौरा, वहां पर ये मूवमेंट पहुंच चुका था। वहां पर ब्रिटिश पुलिस सामने खड़ी हो गई और ब्रिटिश पुलिस ने कहा कि अब अगर आगे बढ़े तो हम गोली मार देंगे। तो लोगों ने कहा कि ना, मूवमेंट कैसा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, लेकिन वायलेंस नहीं था इसमें। ठीक है, मारो, हम तो आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि गांधी जी का मूवमेंट था, गांधी जी नॉन वायलेंस है, अहिंसा परमो धर्म। तो गांधी जी अच्छा, वहां गांधी जी नहीं थे, ये मूवमेंट ऐसा पहुंच रहा था। गांधी जी अकेले वो हर जगह थोड़ी ना पहुंच पाएंगे, लेकिन मूवमेंट को तो लीड वही कर रहे थे, मेन लीडर तो वही थे।
यहाँ पर ये मूवमेंट चलता जा रहा था, लोग अपना जा रहे थे। अंग्रेजों ने रोका, इन्होंने कहा नहीं नहीं रुकेंगे। अब जब ये नहीं रुके तो उन्होंने कहा मैं फायर कर दूंगा, और फिर जब लोग नहीं रुके तो उन्होंने सच में फायर कर दिए। और जैसे ये गोली चली तो लोगों को तुरंत 2 साल 3 साल पहले का मैटर याद आ गया कि जलियांवाला बाग 1919 का मंजर याद आ गया कि ऐसा ही हुआ था। वहां पर मतलब वार्निंग दी गई, चेतावनी दी गई, और उसके बाद गोलियों से भून डाला, 1200-1500 लोगों को जिंदा मार डाला था। आज भी वही होगा। और इस इंसिडेंट को याद करते ये सारे लोग टूट पड़े उस जगह पे। उस थाने में कितने लोग थे? 22 पुलिस वाले थे उस थाने में, 22 पुलिसकर्मी थे, और उन सभी को उसी थाने में बंद करके, यानी उसी पुलिस स्टेशन में बंद करके और आग लगा दिया, जिंदा जला डाला। अब ये मोमेंट इतना मतलब फायर हो गया, ये वही हो गया ना कि मतलब गांधी सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है वही। तो वही वाला हाल हो गया कि एकदम आग लगा दिया। जो वायलेंस नॉन वायलेंसिक मूवमेंट था, अब वो कैसा हो गया? वायलेंसिक। अब यही मामला गड़बड़ हो गया, क्योंकि गांधी जी को पता था कि हमारा मूवमेंट कैसा है, नॉन वायलेंसिक है, और ये तो अब वायलेंसिक हो गया, तो अब तो इसे कैंसिल करना पड़ेगा। तो तुरंत इमीडिएट क्या करते हैं? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टॉप हो जाता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टॉप होता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टॉप हो जाता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टॉप हो जाता है कब? तो ये हो जाता है 12 फरवरी, सॉरी 15 लिख दिया हमने, 12 फरवरी 1922। चलो 12 फरवरी 1922 को ये मूवमेंट स्टॉप हो गया। अब ये मूवमेंट जैसे स्टॉप हुआ, लोगों के सीने में आग लग गई, एकदम गांधी जी के लिए नफरत भर गई। क्यों? क्योंकि जैसे कहने का मतलब यह है कि आपको मैं बता दूं कि जो इंसिडेंट हुआ था जलियांवाला बाग का, 1200 से 1500 लोग मारे गए थे, तो लोगों ने उससे कंपेयर करना शुरू कर दिया। कहा कि अंग्रेजों ने इतने सारे लोगों को मार दिया तो कोई बात नहीं, और हमने सिर्फ 22 लोगों को जिंदा जला दिया, तो गांधी जी ने मूवमेंट खत्म कर दिया, हमारा साथ छोड़ दिया। गांधी जी की फैन फॉलोइंग कम होने लगी, गांधी जी को लोग गद्दार कहने लगे, उल्टा सीधा होने लगा। लेकिन ये करना जरूरी था गांधी जी के लिए। गांधी जी ने क्यों किया था? आइए अब समझाते हैं आपको कि गांधी जी ने ये मूवमेंट को क्यों रोका था। तो आपको मैं बता दूं, गांधी जी का मूवमेंट कैसा था? नॉन वायलेंसिक था, और ये मूवमेंट कैसा हो गया? तो वायलेंसिक हो गया। तो कहते सर यही रीजन, ये रीजन नहीं। आइए मैं बता दूं, कोई भी मूवमेंट हो, अगर आप नॉन वायलेंस कर रहे हो, मतलब क्या कहते हो, नॉन वायलेंसिक की तरह से करो, तो सरकार आपका कुछ नहीं कर सकती, पुलिस आपका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आप तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक आप वायलेंस ना करो। मैं आपको बताऊं, ताजा इंसिडेंट कई बार यहाँ होता है, बहुत हाल ही की बात है। हम भी एक मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, एक एग्जाम का पेपर जो था वो पेपर लीक हुआ था। तो उस पेपर को क्या कहते हैं, 2021 की बात है, 21-22 में बात है। हम भी उस मूवमेंट में थे, कई सारे हम भी उस टाइम पे पढ़ते थे अच्छे से, और पढ़ते आज भी हैं, पढ़ाते भी हैं। तो हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे उस मूवमेंट में। अब उस मूवमेंट हमारा भी वैसा ही था, नॉन वायलेंसिक था, एकदम बैठे थे हम लोग और हाय हाय कर रहे थे, और ये था मूवमेंट बढ़ता जा रहा था। अब उसको किसी तरह पुलिस को रोकना था, क्योंकि अगर सरकार तक बात पहुंच जाती तो पुलिस की दिक्कत हो जाती। तो पुलिस उस मूवमेंट को रोकना चाह रही थी। तो पुलिस ने सोचा कि जैसे लाठी चार्ज करोगे तो ठीक है, मारना, जितनी लाठियां मारनी है मारो, हम यही बैठे रहेंगे। तो पुलिस ऐसे नहीं मारती है, फिर तुम्हारी तरफ से कोई गलती ढूंढती है कि कोई गलती करो तब मारे। अब वो गलती नहीं हुई तो जानते हो क्या हुआ? उन्होंने अपने आदमी भेज दिए हमारे मूवमेंट में, और उस मूवमेंट में भेज दिए। और जब वो पुलिस ने कहा यहाँ से जाओ वरना लाठी चार्ज कर देंगे, उसने कहा मारना है तो मारो, वरना हम क्या कहते हैं कहीं नहीं जाएंगे, और तुम मारोगे तो क्या हम बैठे रहेंगे। उसने एक पत्थर उठा के पुलिस की तरफ फेंका और वो पुलिस की गाड़ी पे लग गया। अब इससे क्या हुआ कि पुलिस को मौका मिल गया, भाई वो कहीं का भी हो, लेकिन अब वो तो हमारी तरफ से था ना। बस भाई पुलिस ने लाठी चलाना शुरू कर दिया। मैं तो भागा वहां से गड़बड़ा के, बाउंड्री छोड़ के। मैंने कहा मैं नहीं झेल सकता। जो लाठियां बरसाई है पुलिस ने, यही काम यहाँ था कि अंग्रेजों को अब तो मौका मिल गया था, अब तो तड़ 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 गोलियां चलती, बहुत सारे लोग मारे जाते। ये सोच करके गांधी जी ने क्या कर दिया था, उस मोमेंट को बैक ले लिया था, ये स्टॉप कर दिया था। लेकिन अब क्या ही है कि अब जब नहीं समझ पाते लोग तो गाली देते हैं कि गांधी ये था, गांधी वो था। नहीं भैया, गांधी वन मैन आर्मी था। कई जगह गलतियां हैं गांधी की, वो गलती भी बताएंगे, लेकिन गांधी जी थे तो दमदार आदमी। एक अकेले आदमी ने पूरी ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया था, तो समझ ही सकते हो। फिर खैर ये अलग का पार्ट है। गांधी जी को अब यहाँ से अरेस्ट कर लिया जाता है, और गांधी जी को कहाँ भेज दिया जाता है? जेल भेज दिया जाता है 6 साल के लिए। अब यहाँ से गांधी जी 6 साल के लिए जेल चले जाते हैं। अब यहाँ पर एक काम और होता है, वो काम होता है स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन। स्वराज, इस बात का ध्यान रखना, ऐसा पूछा जाता है, स्वराज पार्टी की स्थापना। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में हुई थी। क्या क्या बात करते हो भाई? हाँ जी हाँ, 1923 में हुई थी। किसने किया था? तो CR दास ने किया था। किसने? CR दास ने किया था, और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ये मोतीलाल नेहरू कौन है सर? नाम सुना सुना लग रहा है। नहीं, आपने जवाहरलाल नेहरू का सुना है। तो जी हाँ, ये उन्हीं के पापा हैं।
मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। आपसे 1 नंबर में एमसीक्यू में पूछा जाता। अब यहां से ये मामला जानते हो कहां तक शिफ्ट हो जाएगा, 23 से लेकर के अब 1929 तक ये मामला स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि अब गांधी जी जेल चले गए तो अब 6 साल बाद लौटेंगे तो काम फिर आगे बढ़ाएंगे। अब ये मामला आगे सब बढ़ चुका है और गांधी जी अब वापस जेल से आ चुके हैं। अब आगे की कहानी शुरुआत करते हैं। ये इतना पूरा नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मारना मार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आइए, हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि क्या बातें थी। सारी बातों को अब और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चली थी और क्यों। अब आगे हेडिंग डालिए, क्या कहते हैं ये, क्या नाम है इसका, ये सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। हेडिंग डालिए सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। अब बीच में बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो इंसिडेंट आपकी बुक में है नहीं तो इसलिए मैं उसको लेंदी नहीं करना चाहता। वरना बीच में HRA, ये भगत सिंह वगैरह ये सब इसी बीच में थे, लेकिन वो आपकी बुक का पार्ट नहीं है तो इसलिए नहीं कर रहे, क्योंकि हम आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं, ना कि फालतू का। ठीक है, तो उसी व्यू से आइए अब बात करते हैं सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की बात करते हैं। हेडिंग डालिए सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। अब सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये कब स्टार्ट हुआ है, 1930 में स्टार्ट हुआ है। 1930 में स्टार्ट हुआ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। समझे कि नहीं समझे? ये क्या कहते हैं, कब स्टार्ट हुआ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ है 1930 में। अब बताते हैं सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट क्या है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, कि हम आपकी बात को अब नहीं मानेंगे, हम अब आपकी बात को नहीं मानेंगे। यानी कहने का मतलब अंग्रेज भी सोचते हैं बड़ा खतरनाक बुड्ढा है ये, जेल में जब तक बंद रखे तब तक ठीक था, जैसे बाहर निकला फिर से बवाल काट दिया, सिविल डिसोबीडिएंट ठान दिया। अब आपको मैं बताता हूँ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई गांधी जी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, ये व्हाट इज द कॉजेस बिहाइंड द स्टार्टेड सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, कि गांधी जी ने सिविल डिसोबीडिएंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी। तो मैं आपको बता दूं, गांधी जी ने इरविन उस टाइम पे इंडिया का वायसराय था, भारत का वायसराय था। तो इरविन को गांधी जी ने लिखा था, पत्र लिखा था। क्या लिखा? पत्र लिखा, और उस पत्र में 11 डिमांड रखी। उसे बोलते हैं द 11 डिमांड ऑफ गांधी। गांधी जी ने 11 डिमांड रखी थी उसमें, और उसमें कई सारे कोई डिमांड में बता देता हूँ कि लैंड टैक्स डिडक्शन था, मतलब जो जमीनी टैक्स पड़ता है या कर पड़ता है जमीन का, उसको कम किया जाए। दूसरा ये था कि पॉलिटिकल प्रिजनर को छोड़ा जाए, क्योंकि गांधी जी के साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब हुआ था तो बहुत सारे लोगों को जेल में बंद किया गया था, तो उसमें ये भी लिखा था उनको छोड़ा जाए। साथ में ये भी लिखा था कि क्या कहता है, रिडक्शन इन मिलिट्री पे जो एक्सपेंडिचर उसे कम किया जाए, इम्पोर्ट ड्यूटी कम की जाए, इंडियन रूपी को क्या कहते हैं इन्वॉल्व किया जाए। बहुत सारी बातें थी, इससे टोटल 11 डिमांड थी। अब वो सारी डिमांड पे आपको नहीं जाना, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 11 डिमांड की बात थी जिसकी वजह से ये सिविल डिसोबीडिएंट स्टार्ट हुआ। अब ये पत्र लिखा, और पत्र किसको लिखा? इरविन को लिखा। गांधी जी ने पत्र लिखा और उसमें अपनी बातें, अपनी शर्तें रखी और कहा अगर ये बात नहीं मानोगे तो हम सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट कर देंगे। और इरविन कहां सुनने वाला, आसमान पे उसका घमंड चूर था, आसमान के बराबर कद समझ बैठा था उसने, और उसने ये बात इग्नोर की है, क्या कर लेगा, बुढ़ा हुआ आदमी है, लुंगी पहन के चलता है, क्या करेगा। बहुत दम था उसमें, बहुत दम था भाई। स्टार्ट हो गया मामला। क्या स्टार्ट किया? सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया मार्च में स्टार्ट कर दिया अपने 78 फॉलोअर्स के साथ, अपने 78 फॉलोअर्स के साथ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया। और फिर टोटल कितना, 240 किलोमीटर कितना कवर करेंगे, 240 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके कहां पहुंचे? साबरमती। गांधी जी का साबरमती आश्रम था गुजरात, वहां से स्टार्ट किया। और 24 दिन बाद, कितना, 24 डेज आफ्टर ये कहां पहुंच जाते हैं? ये गांधी जी पहुंच जाते हैं कोस्टल पे, और कोस्टल पे पहुंच के क्या करते हैं, पानी उबालकर नमक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नमक कानून को तोड़ा। कई बार ये सिविल डिसोबीडिएंट आएगा या सविनय अवज्ञा आंदोलन आएगा, या नमक कानून तोड़ना भी आ सकता है एग्जाम में। तो इसको जाकर के तोड़ा। अब इससे बड़ी हलचल मच गई। लोगों से कहा कि अब नमक हमारा, देश हमारा, तुम काहे टैक्स लगाओगे, हम करेंगे, तुम थोड़ी ना कुछ करोगे। हर जगह नमक बनना चालू हो गया, लोग नमक पे टैक्स देना बंद कर दिए। और भारत के लोग अलग ही बात है, उन्होंने कहा सिर्फ नमक पे, इन्होंने कहा हम लैंड टैक्स भी नहीं देंगे, जमीन टैक्स भी नहीं देंगे, और भी जितने भी कर हैं वो भी नहीं देंगे, जो करना है कर लो। अब इन सब चीजों से
बवाल उठा आराम से। फिर क्या कहते हैं, गांधी जी को तुरंत फिर से पकड़ा, गांधी जी को जेल में डाल दिया। अब लेकिन बाहर बवाल फिर से चलना शुरू हो गया, खूब बवाल करना, कई सारे लोग सड़क पर आ गए। और जब सड़क पर आ गए तो ब्रिटिश में जो प्राइम मिनिस्टर बैठे थे उन्होंने देखा कहा इंडिया में इतना उथल पुथल चल कैसे रहा है। तो उन्होंने तुरंत फोन किसको किया, इरविन को, कि इरविन तुम कर क्या रहे हो आखिर, है तुम्हारे रहते हुए इंडिया में इतना कुछ बवाल चल रहा है, तुम कुछ संभाल ही नहीं पा रहे हो। इरविन कह रहे साहब कहा करें, यहाँ एक आदमी है, बहुत खतरनाक आदमी है वो, हम कितना भी कर ले वो हमेशा खतरनाक ही रहता है। जेल के अंदर रहेगा तो दिक्कत, जेल के बाहर रहेगा तो दिक्कत। तो क्या ऐसा कौन है, तो कहे वो गांधी जी है। कि ये गांधी जी कौन है, तो कहे अरे यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं और इंडिया के भी बहुत बड़े लीडर हैं। तो ब्रिटिश ने क्या कहते हैं जुगाड़ सोचा कि लॉ डिवाइड एंड रूल करते हैं, कि लॉ इनको बुलाते हैं, इनके साथ मीटिंग करते हैं और इनको आपस में ही बांट देते हैं। तो ब्रिटिश ने ऑर्गेनाइज किया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज किया, तो मैं आपको बता दूं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ है तुम्हारा, ये है। ये क्या कहते हैं नवंबर दिसंबर में चला था 1930 में। ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आरटीसी यानी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये चला था नवंबर टू दिसंबर 1931 में। सही है ना कि 30 में चला था 1930, अरे मतलब 1930-31 दोनों में, जनवरी तक चला था शायद, ये नवंबर से जनवरी तक चला था, सॉरी कब चला था, नवंबर से जनवरी तक चला था। तो 1930 और 31 तक, मतलब 1930 में नवंबर और जनवरी यानी 1931 वाला, यानी 1-2 महीने का ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। ऐसा होता कुछ नहीं है, गोल टेबल रहता, उधर ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर बैठते, इधर इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव बैठते। अब इसमें बुलाया गया गांधी जी को, गांधी जी ने साफ मना कर दिया, नहीं जाएंगे। क्यों इन्होंने रिजेक्ट किया, क्योंकि गांधी जी ने भी तो पत्र लिखा था इरविन को, 11 डिमांड रखी थी, इरविन भी तो नहीं माना था। और जब इरविन भी नहीं माना तो गांधी भी नहीं माने। अब भैया गांधी जी पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचे, तुरंत फिर से फोन आया ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का, हेलो इरविन ये गांधी जी आया क्यों नहीं, सर वो नहीं माना, नहीं आ रहा है। तो कहे बेटा ठीक है, अगर वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अगर नहीं आए तो समझ लेना बेटा तुम्हारी नौकरी गई, भीख मांगोगे कटोरा लेके। तो अब इरविन को मतलब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि आखिर हम करें क्या। फिर गए गांधी जी के पास। गांधी जी आप बहुत हैंडसम, बहुत स्मार्ट, बहुत ही एकदम मस्त बॉय है, यू आर अ नाइस गाय, हराम ज्यादा तारीफ करनी बंद करे, मैं कहीं नहीं जाने वाला तेरे चक्कर में। गांधी जी प्लीज चलिए ना, प्लीज चलिए ना। नहीं जाएंगे तो हमारी बात माना था, हमने तो 11 डिमांड रखे थे। तो कहे कौन से 11 डिमांड, हमारे तक पहुंचा ही नहीं। तो कहा नहीं पहुंचा तो अब पहुंचा दे रहे, ये लो 11 डिमांड। गांधी जी ने वो अपनी डिमांड की जो लिस्ट थी रख दी इरविन के पास, समझे कि नहीं समझे, रख दिया इरविन के पास। गांधी जी बड़ा टफ मामला है, कहा तो ठीक है हम भी नहीं जाएंगे। तो कहा नहीं कुछ काम नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है, सब आसान है। तो कहा तो ठीक है करो ना। इरविन ने एक एक बात उसमें मानी, एक एक बात मानी। अब गलती यहां पर गांधी जी की मैं बताता हूं। इस टाइम पे जेल में कई सारे पॉलिटिकल प्रिजनर बंद हैं, लेकिन इसी टाइम पे जेल में कौन कौन बंद है, राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, ये भी बंद है। अब ये कैसे प्रिजनर थे, ये रेवोल्यूशनरी प्रिजनर थे। मतलब जैसे पॉलिटिकल प्रिजनर वो प्रिजनर थे जो नॉन वायलेंसिंग मूवमेंट करते थे। कैसा मूवमेंट करते थे, नॉन वायलेंसिंग, मतलब मारना है मारो हम मर जाएंगे। वो गाना सुना है, तड़पाओगे तड़पा लो हम तड़प तड़प के, पता नहीं क्या था। तो ऐसे ही इनका मूवमेंट था, मारोगे मारो हम मार खा के भी तुमसे दिल लगाएंगे। तो ऐसे वाले प्रिजनर जो थे उनको छोड़ने की बात की थी। लेकिन भगत सिंह का क्या काम था, मारोगे तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे, भगत सिंह का ये मामला था। तो उनको जो बंद कर रखा था, तो उनकी बारे में गांधी जी ने कोई बात नहीं की। गलती यहां हुई, गांधी जी ने उनके बारे में कोई बात नहीं की और इरविन को यही मौका मिल गया और सभी प्रिजनर को उसने छोड़ा। और ये हमारे जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये 3 हमारे जो क्रांतिकारी थे, हमारे रेवोल्यूशनरी लोग थे, इनको मतलब टाइम से पहले ही फांसी दे दी, इनको आधी रात में इनको फांसी दे दी और क्या कहते हैं फांसी लगा दी। इस वजह से गांधी जी को लोग क्रिटिसाइज करते हैं या गाली देते हैं कि गांधी जी चाहते थे इनको बचा सकते थे। तो यहाँ गलती हुई है, ये जेन्युइन बात है, यहाँ गांधी जी से गलती हुई है। बाकी और मामले में तो सही है। अब गांधी जी कहाँ जाते हैं, ब्रिटिश जाते हैं। अब ब्रिटिश जाते हैं तो कई लोग इंडिया के और भी लोग जाते हैं, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना भी वहाँ होते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ही वही आदमी है जो पाकिस्तान बनाया था। आज हमारा पड़ोसी बन के बैठा खोपड़ी पे, आए थे सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोलता है एक बम मार के दाएं से, गुड मॉर्निंग, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ है नहीं, तो यही हरकत करता रहता है। वो बस यही चाहता है इंडिया तुम हमसे लड़ो, तुम हमसे लड़ोगे 10 मारोगे, एक तो हम भी मारेंगे ना, तुम्हारा भी तो नुकसान होगा।
और हम उसको दूर करते हैं। जब भी लड़ा तब भी मारते हैं, भर के मारते हैं, लेकिन वो सुधरता ही नहीं है। तो वैसे में क्या करना चाहिए ये आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि पाकिस्तान का क्या सोल्यूशन होना चाहिए। फिलहाल पढ़ रहे हो तुम लोग, कमेंट कर रहे हो कि नहीं? कमेंट सेक्शन क्या उधर क्या जाके देखो, चलो तुम लोग करते रहो, मैं देखता रहूँगा बाद में। अब वो क्या कहते हैं, जब वहां पहुंचे तो ब्रिटिश जो क्या कहते हैं, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत ही चालाकी से उन्होंने कहा इंडिया में ध्यान रखना, 3 कम्युनिटी ध्यान से, एक तो आईएनसी जो चला रही हिंदूज है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक मुस्लिम कम्युनिटी जो है जिसको रिप्रेजेंट कर रहा था मोहम्मद अली जिन्ना, और एक कम्युनिटी जो है वो है दलित यानी जो बहुत ही लो क्लास के लोग होते हैं उनकी बात की जा रही है। जैसे SC ST कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ मैं, लो क्लास उन्हें बोल नहीं रहा हूँ, उस टाइम पर ऐसा उनको माना जाता था, ठीक है, गलत मत लेना, ठीक है, मेरा कहने का मतलब उस टाइम पर उनको इस तरह का माना जाता था। तो उनके लिए तो ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा, कहा कि इन तीनों को बांट दो, इनको कहा तुम्हें कम्युनल राइट दे देंगे। कम्युनल राइट का मतलब क्या है, कम्युनल अवार्ड कहने का मतलब ये कि तुम अपना जाति के नाम पे मतलब क्या कहते हैं इलेक्शन लड़ सकते हो, और रही बात दलितों की, कहा तुम भी अपना ऐसे ही कर सकते हो। मतलब ये हिसाब था कि एक मुस्लिम लीडर खड़ा होगा तो उसको मुस्लिम ही वोट करेगा, मुस्लिम की ही वो सुनेगा। अब एक बात बताओ, भारत में ऐसा कोई इलाका है जहां पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही हिंदू हो, मुस्लिम ना हो? पाकिस्तान की ही बात कर लो तो वहां पर भी तो है, आज के टाइम पे भले बहुत कम हो गए, लेकिन उस टाइम पर वहां पर भी तो क्या कहते हैं हिंदूज थे काफी सारे। तो ऐसा कोई था ही नहीं। तो ये बांटने की कोशिश थी कि ये 3 आपस में ही लड़ जाएंगे और फिर हम आराम से निकल जाएंगे और फिर हम इन पे रूल करेंगे। वो जो दलित यानी जो अम्बेडकर साहब जिसके लिए गए थे, उनके लिए भी बोल दिया, कहा कि तुम भी अपना अलग ले लो, अपनी व्यवस्था अलग कर लो। अब ऐसे में गांधी जी ने देखा, कहा कि ये तो हमें बांट रहा है। अब गांधी जी तुरंत वहां से कुर्सी छोड़ के तुरंत उठ पड़े और कहा हम जा रहे हैं। अब वो क्या कहते हैं, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि जा रहा है। तो गांधी इरविन बोले, कहे हम जब समझा रहे थे, कह रहे थे कि बहुत खतरनाक है वो, तो तुम कह रहे थे हाँ कितना खतरनाक है। अब देखो सुनेगा नहीं तुम्हारी, चला गया। गांधी जी भैया उठे और मेज से चले आए छोड़ करके, बीच में ये फेलियर रहा पूरा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब इस बात से अम्बेडकर नाराज हो गए गांधी जी से। अम्बेडकर ने गांधी जी से शिकायत की कि इतने दिन से हम पिछड़े हुए लोग हैं, हमें लोग इज्जत से इज्जत नहीं देते, इज्जत भरी निगाह से देखते नहीं है। हम उनके घर के बाहर से गुजर जाते तो लोग झाड़ू लगा देते, हम उनके कुएं से पानी नहीं पी सकते, इतनी बुरी कंडीशन हमारी। और जब आपको हमें मौका मिला हमें अपनी बराबरी दिखाने का, तो आपने उससे पीछा कर लिया, यानी आप भी नहीं चाहते हो कि हम आपकी बराबरी में आए। तो गांधी जी ने अम्बेडकर को समझाया, कहा ना हम ये बिल्कुल नहीं चाहते, ये हमारी आपस की घर की लड़ाई है, तो हम सुलझेंगे इसको, कोई बाहरी क्यों हमें समझाएगा इस चीज को, वो हमें बांटना चाह रहा है। अब इस बात को लेकर के अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी में बहुत बहस होती है। फिर ये मामला डिसाइड होता है कि हम मीटिंग करते हैं। तो मीटिंग होती है, गांधी उस टाइम पे यरवदा जेल में रहते हैं, तो गांधी जी और अम्बेडकर की एक मीटिंग होती है, उसे नाम दिया गया पूना पैक्ट। ये कब हुआ, 1932 में हुआ, ये 1932 में हुआ, ये था पूना पैक्ट, ये था पूना पैक्ट। ये अरे गलत कर दिया, ये था पूना पैक्ट, ये था पूना पैक्ट। अब इस 1932 में पूना पैक्ट जो साइन हो गया, ये किसके बीच था, ये गांधी और अम्बेडकर के बीच था। ये किसके बीच था, गांधी और अम्बेडकर के बीच था, गांधी और अम्बेडकर के बीच था। ये पूना पैक्ट था गांधी और अम्बेडकर के बीच में। अब यहाँ पर ये क्या कहते हैं, इस पूना पैक्ट को साइन कर दिया गया, और जब ये पूना पैक्ट साइन हो गया तो गांधी जी को क्या साइन हुआ ये समझाते हैं। इसमें बात ये हुई कि सुनो, तुम्हें चाहिए अलग चाहिए ना, तुम एक काम करो, हम तुम्हारे लिए कुछ सीट रिजर्व कर देंगे कि इतनी, जैसे पहले ऐसा नहीं होता था, पहले इलेक्शन लड़ने के लिए सब लोग आ जाते थे, इन लोगों को मौका नहीं मिलता था। तो गांधी जी ने कहा हम तुम्हारी कुछ सीट रिजर्व कर देंगे। जैसे मान लो 10 विधायक खड़े हो रहे हैं इलेक्शन के लिए, सपोज दैट एग्जांपल बना रहा हूँ, 10 विधायक खड़े हो रहे हैं इलेक्शन के लिए, तो 2 विधायक तुम्हारे हो जाएंगे, तुम्हारी पॉपुलेशन के हिसाब से 2 विधायक तुम्हारे हो जाएंगे, वो तुम्हारी बात करेंगे। और ये बात सच में अच्छी, कोई बुरी बात नहीं है। तो अम्बेडकर इस पे मान भी गए और मामला इस पे डन हो गया, और ये सारा मामला डन हुआ। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, इरविन का खैर ट्रांसफर हो गया। अब आगे बीच में स्टोरी और है, 1935 में क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जिसमें म्यांमार का नाम आप जानते हैं, म्यांमार इंडिया का ही पार्ट था, काट के अलग कर दिया गया, अंग्रेजों ने काट के अलग कर दिया। खूब काटा यार भारत को, बांग्लादेश को काट दिया, म्यांमार को काट दिया, पाकिस्तान को काट दिया, कितने टुकड़े किए भारत के यार। मतलब भारत कितना बड़ा देश था यार। 1935 में म्यांमार को, 1947 में पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, सबको काट के छोटा कर दिया यार। ये लोग यकीन मानो ना, एकदम ये लोग कैंसर की तरह थे हमारी जिंदगी में। आप समझते हो ना, जिस बॉडी में कैंसर या ऐसा कुछ हो जाता है, नासूर बन जाता है, उस बॉडी पार्ट को काटना पड़ता है। ये उसी तरह से थे हमारी जिंदगी में, नासूर की तरह थे, जख्म की तरह थे,
काट दिया हमको बहुत बुरी तरीके से, बहुत गंदा काम किया इन्होंने। खैर ये सब मामला चल आ चुका, अब एकदम चैप्टर लास्ट पे चल रहा है। अब ये चैप्टर कहाँ पहुंच चुका है, अब ये चैप्टर आ चुका है लास्ट के पॉइंट पे आ चुका है। अब आ रहा है 1942 पे पहुंचते हैं। अब यहाँ पे पहुंचते हैं सीधा 10 साल आगे 1942। अब इस 1942 की अगर मैं बात करूँ तो इस 1942 पे क्या है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। इस जगह पे क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। अब इस जगह पे क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो क्विट इंडिया मूवमेंट पे हुआ क्या था, तो देखिए 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। अब इस 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या था आइए समझाते हैं आपको, समझिएगा गौर से। इसमें यह था अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये क्या था अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये है भारत छोड़ो आंदोलन। जो हिंदी मीडियम के उनको भी समझ आ रहा हो क्योंकि एक्सप्लेनेशन कुल मैंने हिंदी में दिया है। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। अब इस भारत छोड़ो आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो भारत छोड़ो आंदोलन में ये क्या हुआ था, तो आइए समझाते हैं आपको। अब इस टाइम पे क्या चल चुका है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की टाइमिंग अगर मैं बताऊं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर मैं टाइमिंग बताऊं तो ये कितनी है तुम्हारी, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की टाइमिंग है ये थी 1940 से लेकर के 1945 तक। लड़ कौन कौन रहा था, तो एक तरफ थे अलाइड पावर, एक तरफ थी एक्सिस पावर। एक तरफ अलाइड पावर और दूसरी तरफ एक्सिस पावर। एक्सिस पावर, अलाइड पावर में कौन था, यूएस, यूके, रशिया। हाँ ये यूएस, यूके, यूएसएसआर, यूएसएसआर और फ्रांस वगैरह भी थे। इधर कौन था, जर्मनी, जर्मनी, इटली, जापान, जर्मनी, इटली, जापान। यही हिटलर वाला, जर्मनी वाला हिटलर। अब ये लड़ रहे थे, हालांकि ये एक्सिस पावर हार जाती है, अलाइड पावर जीत जाती है। अब अलाइड पावर में यूके, यूके यानी ब्रिटेन, ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, और ब्रिटेन हम पे क्या कहते हैं रूल कर रहा था। तो इन्होंने जानते हो क्या काम क्या किया, जब इनको जरूरत पड़ी तो इन्होंने क्या किया, इंडियन सोल्जर्स को इंडिया में बिना किसी लीडर से या बिना किसी से पूछे इंडियन सोल्जर्स को रिक्रूट किया और लड़ने के लिए सेकंड वर्ल्ड वॉर में भेज दिया, लड़ने के लिए भेज दिया, बॉर्डर पे भेज दिया, वहां ब्रिटिश में भेज दिया, कहा जाओ जर्मन से लड़ो, जर्मन सोल्जरों के आगे ढकेल दिया। फ्रंट लाइन पे इंडियन सोल्जर को रखते थे, पीछे वाली लाइन पे अपने सोल्जर रखते थे, जितनी गोलियां थी सब तुम्हें लगे, और जो सोल्जर वहां घायल हो जा रहे थे उनको ला रहे थे, जैसे ये मरने वाले या ऐसा कुछ है तो उनका ब्लड निकाल के वो जो उनके सोल्जर घायल होते थे उनको चढ़ा देते थे कि आखिर तुम मर रहे हो तो मर ही जाओ, हम अपने सोल्जर को तो बचा ले। इस तरह से अंधाधुंध अत्याचार। अब ये सब देख के गांधी जी भड़क गए, कहा कि आखिर हमारा देश है, हमसे बिना पूछे हमारे सोल्जर को लेकर के चले गए, ऐसे नहीं चलेगा। अब इन सब चीज को लेकर के क्या कहते हैं गांधी जी ने क्या स्टार्ट कर दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट की। अब तो कुछ भी हो जाए अब तो करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अंग्रेज मौका यही था, मौका यही था अंग्रेजों को, मतलब मौका यही था क्योंकि अंग्रेज अब फंस चुके थे। अंग्रेज कैसे, पर गांधी जी ने बढ़िया दिमाग लगाया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को उधर जर्मनी, जापान, इटली ये सब मार रहे हो तो उधर से धड़ाधड़ वो तो जीत गए। वो तो चांस था, जीत इसलिए गए क्योंकि यूएस एंट्री कर दिया, यूएस ने एंट्री करके क्या कर दिया, गेम को पलट दिया। वरना यूएस अगर एंट्री ना करता तो ये हारते, ये पक्का हारते। ये जो अलाइड पावर है ना, ये कहाँ गई अलाइड पावर, ये अलाइड पावर हारती, एक्सिस पावर जीतती। लेकिन यूएस एंट्री कर गया तो यूएस ने क्या कर दिया, बॉम्ब घेर दिया किसके ऊपर, जापान के ऊपर, जिस वजह से ये मूवमेंट बदल गया। वरना तो फिर मूवमेंट तो बहुत तगड़ा था, ये तो हारते। अब ये फंस चुके थे, गांधी जी ने कहा यही मौका है, क्योंकि ये वहां संभाल नहीं पा रहे हैं और यहाँ हम भी अगर कर देंगे तो फिर इधर उधर फिर बढ़ जाएंगे दोनों तरफ, तो किसी ना किसी तरफ संभालने के लिए करना पड़ेगा। अब अंग्रेज आए, अंग्रेज क्या बोले गांधी जी से, गांधी जी एक काम कीजिए कि क्या कहते हैं वो क्रिप्स मिशन लाया। क्या लाया, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में कहा कि आप हमारा साथ दीजिए, हम अगर ये जंग जीत जाते हैं तो हम आपको आजाद कर देंगे। तो गांधी जी ने कहा बैला कहीं का। क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या कहा, पोस्ट डेटेड चेक, एक ऐसा चेक जो बैंक बर्बाद हो चुका है, कहा कि बैला कहीं का, तू जीत जाएगा तो हमको मतलब आजाद करेगा, हार गया तो तू गुलाम जापान का और हम तो और गुलाम। मतलब समझ रहे हो कि नहीं, मतलब तुमको जर्मनी ने अपना स्लेव बना लिया और हम तुम्हारे स्लेव ऑलरेडी है ही हैं, तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में जर्मनी के भी स्लेव हो गए, एक गुलामी छोड़ के दूसरी गुलामी में आ गए। डट बैला कहीं का, हम नहीं करेंगे इस पे। और इस चीज पे गांधी जी नहीं माने और क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। अंग्रेजों भारत छोड़ो मूवमेंट ये स्टार्ट हो गया। और इसी टाइम पे जो इंडिया के एक बहुत ही
प्रोमिनेंट लीडर है या क्रांतिकारी, उनका नाम मैं लूं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इसी टाइम पे कहां पहुंच चुके, इसी टाइम पे वो जापान के साथ टाई अप कर लिया और जापान के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, मतलब वो भी मार रहे हैं उधर से। तो बाहर से सुभाष चंद्र बोस मार रहे हैं, अंदर से गांधी जी। और गांधी जी ने पहली बार कॉल दिया किस चीज का, उसका वायलेंस का। अब गांधी जी ने बोला, क्या बोला, करो या मरो। गांधी जी ने बोला डू और डाई का स्लोगन दिया था। आपसे पूछा जाता है हु वाज गिव द स्लोगन ऑफ डू और डाई, तो करो या मरो का नारा किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था। इसी मूवमेंट में दिया था, क्विट इंडिया मूवमेंट में दिया था। कब हुआ था, 1942 में हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट में कहा अब या तो मरो या मारो, अंग्रेजों को भगाना है तो भगाना है, क्योंकि अब ये फंस चुके हैं। वहां उधर जापान जर्मनी मार रहा है, उधर सुभाष चंद्र बोस मार रहे हैं, अंदर से हम लोग मारना शुरू कर दें। अब यहाँ पे गांधी जी यहाँ पर फिर से गलत हो जाते हैं कि जब आपको ये करना ही था, यानी वायलेंस करना ही था, तो वायलेंस के नाम पे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को तो बचा लेते। समझे कि नहीं समझे। लेकिन इंसान है, सभी से गलतियां होती हैं, लेकिन किसी की गलती की वजह से कोई इतनी मासूम जिंदगियां चली जाए। जब उन लोगों की फांसी दी गई थी, उन लोगों की एज सिर्फ 23 और 24 साल की एज थी। बहुत छोटे छोटे लड़के टाइप के थे, हमारे से भी छोटे थे। हमारी एज फिर 26 की है और उन क्या कहते हैं 27। ये लड़के बोल रहे होंगे हाँ सर लग रहे हो अंकल टाइप, हाँ दादा बोल रहे 90 साल का। बहुत छोटे लड़के थे वो लोग, उन लोगों को फांसी दे दी गई थी तो बच सकते थे। लेकिन खैर 1942 में ये भारत छोड़ो आंदोलन और फिर उसके बाद में रेजोल्यूशन आता है, धीरे धीरे अगस्त प्रस्ताव कई सारे आते हैं और फिर अंग्रेज पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते, इंडिया में बहुत उथल पुथल होने लगता है। तो अंग्रेज थक हार के क्या कहते हैं, चलो ठीक है जब आज़ाद ही कर देते हैं तुमको। तो अंग्रेज खुद मतलब थक हार करके क्या इंडिया को आज़ादी दे देते हैं। तो फाइनली 1947 आ गया, तुमको आज़ादी मिल गई और पूरा लेशन भी खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं पूरा समझ आ गया होगा और एग्जाम आपका अच्छे से जाएगा। अब इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जाते हैं, क्या क्या होते हैं, उन सभी चीज़ों पर डिस्कशन कर लेते हैं। 1 मिनट में जरा उठा लूँ क्वेश्चन आपका, यही तो है शायद, जी यहाँ नहीं है, 1 मिनट। ये क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ये लिखा हुआ व्हाट इज द पूना पैक्ट, हु वाज साइन पूना पैक्ट, यानी पूना पैक्ट क्या है और क्या कहते हैं, किसने इसको साइन किया था। तो अभी हमने आपको बताया 1932 में गांधी और अंबेडकर ने साइन किया था। फिर आगे लिखा है कि क्या कहते हैं, ये मैंने एक चीज इसमें एक्सप्लेन नहीं किया, साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन में आपको बता दूं, साइमन कमीशन वही है जिसमें क्या कहते हैं 7 पीपल थे, जिसमें 7 के 7 व्हाइट पीपल थे और इंडिया के बारे रिफॉर्म्स के बारे में उन्होंने एक लॉ बनाया था जिसमें कोई इंडियन नहीं थे। तो लाला लाजपत राय ने इसका बाइकआउट किया था। ठीक है, साइमन गो बैक के नारे दिए गए थे। आगे पूछा जा रहा है रॉलेट एक्ट क्या है और ये कब आया था। तो रॉलेट एक्ट हमने बता दिया, ये एक काला कानून था जिसमें किसी को भी बिना किसी रीजन के अरेस्ट कर लिया जाता था, पकड़ लिया जाता, और ये 1919 मार्च 1919 में आया था। हाँ शायद ऐसे ही आया था। ठीक, ये आपको पता चल गया जितना बताया। आगे क्या लिखा हुआ सारी चीजें हम आपको समझाते हैं और आपको समझ आ जाएगा। आगे लिखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था और इसको कब शुरुआत किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कहने का सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, वही नमक सॉल्ट वाला था कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट क्या था। आगे लिखा है कि खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी। तो किसने की थी, अली ब्रदर्स ने की थी, मोहम्मद अली और शौकत अली ने की थी। ठीक है, और क्या कहते हैं कब शुरुआत हुआ था, तो ये सब भी ध्यान रखिएगा। आगे लिखा है गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, या गांधी इरविन का समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन का भी समझौता हुआ था जब गांधी के पास इरविन मनाने आया था 1931 में गांधी जी से मिलने आया था। तो गांधी जी ने अपनी 11 डिमांड क्या कहते हैं वो मनवा ली थी। आगे लिखा गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को एक्सप्लेन कीजिए। तो गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को एक्सप्लेन कीजिए। तो 3 थे सत्याग्रह के आंदोलन, चंपारण और अहमदाबाद और खेड़ा। ये तीनों को हमने स्टार्ट में ही बताया था कि क्या था यहाँ पे। आगे लिखा है सत्याग्रह का मीनिंग क्या है। तो सत्य के राह पर चलना, नॉन वायलेंस से होकर चलना, ये सत्य के राह पे मीनिंग था, ये बता दिया। फिर आगे लिखा भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण लिखे, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के ये कॉजेज लिखिए, क्या रीजन थे। तो सिंपल सा सबसे बड़ा रीजन हमने आपको बता दिया, बिना बताए भारतीय सोल्जर या इंडियन सोल्जर्स को सेकंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कराना, और इस चीज को बढ़ा चढ़ा के आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन ये है कि कहाँ गया ये असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था। तो 1920 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था, तो 1920 में स्टार्ट हुआ था। और कैसे कैसे स्टार्ट हुआ था इस चीज पे आप अच्छे से बात कर लीजिएगा और अच्छे से लिखिएगा। आगे लिखा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो अभी बताया था 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। फिर नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन पर टिप्पणी कीजिए, वही मतलब ये क्या कहते हैं नमक वाला कानून था। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि लिखा है कि
इंडियन नेशनल मूवमेंट में, मतलब गांधी जी के थ्रू, जो गांधी के ऑल इंडियन नेशनल मूवमेंट, द ऑल इंडियन नेशनल मूवमेंट बाय द गांधी, एक्सप्लेन कीजिए, प्रकाश डालिए, ऐसा करके क्वेश्चन आता है। डिस्क्राइब इन डिटेल, तो कौन कौन से थे? तो पहला लिखना नॉन कोऑपरेशन, दूसरा लिखना सिविल डिसोबीडियंट, तीसरा पहला नॉन कोऑपरेशन यानी असहयोग आंदोलन, दूसरा सिविल डिसोबीडियंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, और तीसरा लिखना क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन। और तीनों को डिटेल में डिस्क्राइब करना, चैप्टर खत्म है। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है आपके एग्जाम में। आपका ये चैप्टर पूरा 360 हमने तैयार करवा दिया, पहले थ्योरी, फिर उसके बाद में इसके क्वेश्चन भी करवा दिए, और टाइम हो चुका है काफी ज्यादा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना सभी तक, अपने क्लास के बच्चों तक, ताकि सभी तक ये बात पहुंच जाए। नॉलेज बांटने से बढ़ती है, कर देना, ठीक है? नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है, आपकी एक वैल्यू बढ़ती है, इमेज बढ़ती है। तो इसको शेयर कर दीजिएगा। बाकी हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, और मिलते हैं कल रात फिर से 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।